हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड का, जी हाँ, जैक बोर्ड के क्लास 10th की जो परीक्षा होने वाली है साइंस की, उसके लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी प्रश्नों को, इसमें जितने भी प्रश्न करवाएंगे सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये सारे शॉर्ट शॉर्ट प्रश्न है बच्चे, तो बहुत ही फास्ट तरीके से हम इसमें आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया है? रासायनिक अभिक्रिया, है ना। इसमें है फेरस और कॉपर सल्फेट को यहां पे अभिक्रिया करवाया गया, फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण हुआ। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहां पे देखिए क्या है, ये फेरस जो है अधिक अभिक्रियाशील है, किससे? कॉपर से है। तो यहां पे फेरस और कॉपर सल्फेट को जब हम अभिक्रिया करवाएं तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ सकता है, सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोगों को ये सवाल रहेगा और बोलेगा कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो आप क्या लिखोगे? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए दूसरा सवाल है, क्या है? श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा सवाल है, देखिए यहाँ पे H2 और O2, है ना, दोनों का अभिक्रिया करवाएं तो H2O का अभिक्रिया किस प्रकार के है, इसको पहचान करना है। तो ये संयोजन अभिक्रिया, क्यों? क्योंकि दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। चौथा सवाल देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से अभिक्रिया का पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पे AB और CD का अभिक्रिया करवाया गया, यहाँ AD बन गया और यहाँ पे फिर CB बन गया। मतलब कि AB और CD को अभिक्रिया करवाया गया तो यहाँ पे देखिए A और D हो गया, मतलब A और D और B और C मिल गया, यानी कि यहाँ पे विस्थापन हो रहा है लेकिन डबल विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? उत्तर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 6 नंबर है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। क्षारक का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। संतरा में और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए 9-16 में पूछा गया है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है जो आपका CaOCl2, है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा, है ना, एक उत्तर में। तो किसी उदासीन का पीएच मान कितना होगा? 7 के बराबर होगा, है ना, 2015 में पूछा गया। आगे देखते हैं, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र मैंने रात में बताया था, Na2CO3 और 10 जल, याद रखेंगे, है ना, ये धोने वाला सोडा का सूत्र है। अगला देखिए साधारण नमक का सूत्र, भाई साधारण लवण का सूत्र तो बहुत ही आसान है, NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट, है ना, ये सामान्य नाम क्या है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 और आधा जल H2O, है ना। और ध्यान रखेंगे अगर जिप्सम का बोल देगा तो CaSO4 कीजिएगा और 2 जल कर दीजिएगा, याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, CaOCl2 का यौगिक क्या नाम है इसका, है ना, तो ये आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। धावन सोडा का जलीय विलयन का अम्लीय होगा या क्षारक? तो धावन सोडा जो है ये क्षारीय प्रकृति का है। एक आधातु का नाम दे जो द्रवावस्था में पाया था, तो आधातु पूछा तो ब्रोमीन बोलना और धातु पूछेगा तो पारा बोलना, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर लेड एवं टीन की मिश्र धातु का नाम क्या है? तो सोल्डर है। लेड और टीन के मिश्र धातु को अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सोल्डर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एक धातु का उदाहरण दीजिए, एक धातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में हो रहती है। तो ये पारा होता है। पारा जो होता है ये क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट अभी हमने ऊपर में आधातु का बोला था, आधातु ब्रोमीन और धातु पारा। सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो सौर पैनल बनाने में सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग होता है। तांबा और जस्ते की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और जस्ते, है ना, तांबा, है ना, तांबा और जिंक, है ना, तांबा और जिंक को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीतल बनेगा, याद रखेंगे। पीतल, पीतल, पीताजी, इसका हम ट्रिक भी बताए थे। इस्पात में कौन सा अधातु उपस्थित रहती है? तो कार्बन होती है। इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित होती है? तो कार्बन होती है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं, है ना। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। एक ऐसी धातु का आधातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो आधातु का बात किया तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? ये आधातु होते हुए भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया जो है ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, है ना, HNO3, ये जो है आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये जो है दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है 3:1 में, याद रखिएगा। एक्वा रेजिया 3:1 में। सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन कौन से अवयव हैं? तो ये आपका सोल्डर नामक में आपका क्या है? सीसा और टीन। जी हाँ, सीसा और टीन ही दो मिश्र धातु हैं,
है ना। सीसा और टीन को मिला करके ही क्या बनता है, सोल्डर बनता है। शुद्ध धातु, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन के ग्रुप का सामान्य सूत्र है, तो CnH2n ये एल्कीन का है, ये क्या है, एल्कीन का है, याद रखेंगे। और एल्केन का पूछेगा तो क्या बोलोगे, एल्केन, अरे भाई एल्केन, एल्केन का अगर सूत्र पूछेगा तो CnH2, फिर से एक बार लिखते हैं, ठीक है। एल्केन अगर पूछ देता है तो एल्केन क्या लिखोगे, CnH2n और प्लस में 2 कर देना, है ना। और एल्कीन का क्या हो जाएगा, ना +2 ना -2। और एल्काइन का अगर पूछ दे, एल्काइन का पूछ दे मेरे बच्चा, तो क्या करोगे, CnH2n और CnH2n और माइनस में 2 कर देना, ठीक है, याद रखिएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र देखिए, एल्काइन का भी जस्ट पूछ दिया, CnH2n -2। अगला देखिए क्या है, प्रकार्यात्मक समूह COOH का नाम बताइए। तो COOH का नाम जो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रखेंगे, है ना। मैं 2-3 उदाहरण बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। OH, अगर OH रहा किसी के लास्ट में तो आपको कौन सा प्रकार्यात्मक समूह होगा, एल्कोहल होगा, है ना, एल्कोहल, है ना। अगर किसी में रहा CHO, है ना, CHO अगर रहा तो वो एल्डिहाइड का होगा, किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा, याद रखिएगा, है ना। और CO डबल बॉन्ड के साथ CO अगर लग गया तो ये कीटोन का होगा, याद रखना, कीटोन का होगा, है ना। उसके बाद अगर यहाँ पर एक और क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि लिखा हुआ है ना, COOH रहा तो हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये चारों को याद कर लीजिएगा, 100% यहाँ से सवाल रहने वाला है। आगे देखिए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, सोडियम कार्बोनेट का होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, मैंने जस्ट बताया, CnH2n +2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n होगा, बस इसमें ना +2 ना -2। देखिए सारे के सारे प्रश्न बच्चों प्रीवियस में पूछा गया है। ये देखिए CH3COOH नहीं, सी यहाँ पे बोला कि CH3CO और C2H3 में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह को पहचान करें। तो यहाँ पे देखेंगे बीच में क्या है, CO है ना। और आप लोग को हम बोले थे डबल बॉन्ड के साथ अगर CO लगा रहा है, ठीक है, CO डबल बॉन्ड के साथ रहा तो वो क्या होगा, कीटोन समूह होगा, क्या होगा, कीटोन समूह, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इसमें पूछ रहा है। तो एल्डिहाइड में यहाँ होता है CHO, यहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा, ठीक, यहाँ पे ये नहीं होगा, CHO होगा, यहाँ पर क्या होगा, CHO, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, कोई बात नहीं, CHO। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह। देखिए नॉन लग गया, लास्ट में क्या लग गया बच्चा, नॉन लग गया, नॉन लग गया, नॉन लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कीटोन समूह का है, किस समूह का है, कीटोन समूह का है ना, कीटोन समूह का। अच्छा, अब उच्चारण से आप लोग को मैंने सुबह भी मॉर्निंग में बता दिया था कि अल लगा तो एल्डिहाइड का, ऑल लगा तो एल्कोहल का, ये मैंने बता भी दिया था। नहीं देखें लाइव क्लास तो वो जरूर देख लेंगे। एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, क्या संतृप्त है या असंतृप्त, तो ये असंतृप्त है, क्या है, ये असंतृप्त है। चलिए अब हम लोग बायोलॉजी से कुछ देख लेते हैं, बायोलॉजी से भी क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा सवाल क्या बोला कि जीवन के लिए, जी हाँ, जीवन के लिए कौन सा प्रक्रम अनिवार्य है, तो जी हाँ, प्रजनन, प्रजनन बहुत जरूरी है जीवन के लिए। अगला देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, याद रखेंगे, इमाइलेज, टाइलिन एवं इमाइलेज पाया जाता है लार में। अगला देखिए, प्रोटीन के यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो एमिनो एसिड, क्या है, एमिनो एसिड। अपोहन क्या होता है, अपोहन क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से रक्त में उपस्थित अपशिष्ट उत्पाद अलग कर दिए जाते हैं, कर लिया जाता है, अपोहन कहलाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से क्या होता है, रक्त का में उपस्थित अपशिष्ट उत्पाद क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, उसको हम लोग अपोहन कहते हैं, है ना। अभी आप लोग का कृत्रिम अपोहन भी होता है ना, डायलिसिस, है ना। आप लोग को पता है कि जब किसी का किडनी खराब हो जाता है तो रक्त को शुद्ध करने के लिए बाहर से कृत्रिम किया जाता है, वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से रुधिर के ग्लूकोज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। जी हाँ, इंसुलिन हार्मोन की अधिकता अगर हो जाता है, रुधिर में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह होने की संभावना हो जाती है और गुर्दा खराब हो जाता है। इंसुलिन, है ना, शुगर वाला बात कर रहा है ना, शुगर अगर हो जाता है, बढ़ जाता है आपके ब्लड में, तो क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ग्लूकोज बढ़ जाता है और मधुमेह, जो डायबिटीज पेशेंट होने की संभावना रहती है और गुर्दा खराब हो जाती है। आगे देखिए क्या है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जी हाँ, इंसुलिन, इंसुलिन जो है ये क्या करता है, शर्करा को नियंत्रित करता है, तो याद रखेंगे। एक पादप हार्मोन का नाम बताए जो पौधे की वृद्धि करता है, तो जिब्रेलिन, है ना, जिब्रेलिन और ऑक्सिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपोहन किसे कहते हैं, अभी हमने जस्ट बताया आप लोग को, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से रक्त में उपस्थित
अपशिष्ट उत्पाद अलग कर दिए जाते हैं, अपोहन कहलाते हैं, है ना, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। तो ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है ये हार्मोन क्या करता है, पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, तो मस्तिष्क। मैंने अभी आज सुबह में लाइव भी क्लास करवाया था। और जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइव क्लास में नहीं जुड़ते, जुड़िएगा, सुबह शाम लाइव क्लास हमेशा होता है, ठीक है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। किस हार्मोन की अधिकता में रक्त की कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो जी हाँ पैराथायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, रक्त की कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम बताएं, तो आवेग उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, याद रखिएगा। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना का कोई किस प्रकार का अनुवर्तन है, ठीक है। तो पराग नलिका अगर बीजांड की ओर अगर वृद्धि करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रसायन अनुवर्तन। और दो तीन चीज याद रखेंगे आप, अगर आप लोग का जड़ जो है नीचे की तरफ अगर गति करती है, मिट्टी की तरफ गति करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुवर्तन, है ना, अनुवर्तन, है ना। और अगर ऊपर करता है तो प्रकाशानुवर्तन, जैसे कि प्रकाश की तरफ अगर गति करता है। तो ये तीन चीज को आप याद रखेंगे। एड्रेनलिन हार्मोन किस अंग के पर सीधे कार्य करता है, तो एक शब्द में उत्तर देना, और रुधिर पर करता है। उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। मैंने जितना भी क्वेश्चन करा बच्चों, सब का सब पूछा गया सवाल, देख रहे हैं आप पीछे लास्ट में, है ना। तो ये ऑक्सिन होता है। उस पादप हार्मोन का नाम बताया जो पतझड़, तो ये भी हमने जस्ट करवाया। एक पादप हार्मोन का नाम बताया जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो ये ऑक्सिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा, थायरोक्सिन के स्रवण में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो ये आयोडीन है। थायरोक्सिन के स्रवण में कौन सा तत्व आवश्यक है, आयोडीन है। एक जंतु का नाम लिखिए जिसमें बाह्य निषेचन होता है, तो मछली में क्या होता है, मछली और मेंढक में भी क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। अगला देखते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र वाला नवजात शिशु नर है या मादा, तो एक्स और वाई गुणसूत्र वाला जो है ये क्या हो जाएगा, तो नर है मादा, बताइए। एक्स और वाई मैंने क्या बताया था, नर होता है, क्या होता है, लड़का होता है। और एक से एक्स मिलता है तो यहाँ पे लड़की होता है, याद रखेंगे, ठीक है। नर का मतलब होता है लड़का और मादा का मतलब होता है लड़की, याद रखेंगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, एकल जीव, जी हाँ एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है ना, तो ये बहुखंडन विधि द्वारा होता है। एकल जीव में प्लाज्मोडियम में जो होता है बहुखंडन विधि के द्वारा होता है। किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखिए, तो उभयलिंगी यहाँ पर केंचुआ हो जाएगा, तारामीन हो जाएगा, फीताकर्मी होगा, याद रखेगा। बोलेगा किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम, तो केंचुआ, तारामीन और फीताकर्मी। केवल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा, तो बहुखंडन विधि द्वारा, जस्ट बताएं, देखिए बार बार पूछा गया है इसीलिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इष्ट कोशिका में किस विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है, तो ये विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, खंडन बोलो या विखंडन बोलो। अगला देखते हैं हम लोग, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखेंगे, फैलोपियन नली में होता है ना, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न अवस्थाओं में प्रत्येक एक जीव का नाम लिखे, तो जहाँ द्विखंडन होता है तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। और जहाँ बहुखंडन होता है उसके बारे में, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है, याद रखिएगा। द्विखंडन कहाँ होता है, मतलब एक जीव से दूसरा जीव बन रहा है, मतलब टूट करके, मतलब हल्का सा ऐसे करके, तो वो हमारा द्विखंडन होता है। बहुखंडन कब होता है, जब ऐसे एक बार टूट करके बहुत सारा हो जाता है, तो वो बहुखंडन, बहुत खंड में बदल हो जाता है। ऐसे जीवधारियों के नाम लिखिए जो मुकुलन द्वारा नए जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं, तो मुकुलन द्वारा जो नए जीवधारी का करता है तो वो हमारा इष्ट और हाइड्रा होता है। अगला देखिए, स्पाइरोगोरा, बस कुछ ही सवाल और बचे हुए हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। स्पाइरोगोरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो ये होता है खंडन के द्वारा होता है। अगले देखिए, किसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, तो ये प्लेसेंटा से, है ना, प्लेसेंटा जिसको अपरा कहते हैं, है ना। किसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से मिलता है, तो प्लेसेंटा, है ना। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये नाभिक में पाया जाता है, याद रखेंगे। जीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वंश कहते हैं ना, वंश होना चाहिए, वंश कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। गुणसूत्र एक्स वाई एक्स एक्स किन नामों से जाने जाते हैं, तो एक्स वाई को मेल से और एक्स एक्स को फीमेल से, यानी एक्स वाई को लड़का से और एक्स वाई एक्स एक्स से लड़की से। किसी विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध होती है, तो क्या होती है अंदर में, तो ये आपका होता है डीएनए होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल, मनुष्य में बौनापन होने का क्या कारण है, जी हाँ ये आप आंसर बताएंगे कि मनुष्य में बौनापन होने का क्या कारण है। तो मनुष्य में बौनेपन का कारण पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले वृद्धि हार्मोन
है ना, स्टिमुलेटिंग की कमी से होता है। वृद्धि हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर बाल्यावस्था में इस हार्मोन की स्राव में कमी हो जाती है जिसके कारण मनुष्य में बौनापन आ जाता है ना। मनुष्य में बौनापन कैसे होता है, तो मनुष्य में बौनापन होने के कारण पीयूष ग्रंथि स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन, है ना, स्टिमुलेटिंग की कमी होती है ना। और वृद्धि हार्मोन शरीर से वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है। अगर बाल्यावस्था में ये हार्मोन स्राव में कमी आ जाती है, अगर बाल्यावस्था में ये हार्मोन नहीं निकलता है तो इसके क्या होते हैं, इसके बौनेपन होने का कारण बन जाता है। आगे देखिए, किसी स्थान की जैविक विविधता का एक आधार क्या है, तो ये है स्पीसीज संख्या। क्या हो जाएगा, स्पीसीज की संख्या। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो ये आपका वन है। क्या है, ये वन है, फॉरेस्ट है। अगला देखिए, वन प्रबंधन में जन भागीदारी का एक उदाहरण दीजिए। एक शब्द एक वाक्य में दीजिए है ना। तो वन प्रबंधन जन भागीदारी में उदाहरण तो क्या हो जाएगा, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सड़कों के किनारे क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। खैर ये आपका ये सिलेबस में नहीं है ना, तो इसको हटा दो। अब बाकी 36 तक का आप लोग पूरा पूरा क्वेश्चन देखना है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद है। आज का वीडियो हम यहीं तक खत्म करते हैं। बाकी इसका जो बच गया आपका फिजिक्स का, वो भी हम करवा देंगे बहुत जल्द, है ना। जो आपके 2009 से लेके 2024 तक जो पूछा गया सवाल है, एक ही बार में मैंने करवा दूंगा। और इसी तरीके फास्ट तरीके से, ताकि रिवीजन हो जाए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्लियर हो जाए, सब्जेक्टिव के लिए भी क्लियर हो जाए। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है, और लाइक कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और शाम में 7 बजे लाइव चलता है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा।